चलिए, बहुलवाद पर हम लोग चर्चा शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग की चर्चा यही बहुलवाद से होगी। तो कल हम लोगों ने जहां तक चर्चा कर रखी थी वो क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे, कि कल तक हम लोगों ने जो है चर्चा कर रखी थी राजनीतिक सिद्धांतों के परंपरागत स्वरूप पर, आधुनिक स्वरूप पर, समकालीन स्वरूप पर, और साथ में ही हम लोगों ने 20वीं सदी में किस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांतों को के पतन को लेकर के चर्चा की गई थी, हम लोगों ने उस पर भी बात किया था। समकालीन सिद्धांतों में आज हमारी चर्चा का जो बिंदु रहेगा वो वहीं से हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। सही है। बहुलवाद कल हम लोगों ने टॉपिक लिख करके छोड़ा था। अब ये बहुलवाद है क्या, कल इस पर बेसिक चर्चा भी की थी। आज लिखिए जरा यहीं से आगे कि बहुलवादियों ने राज्य का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। एक चीज मैं और आप लोग को बोलूंगा, मेरे हैंडराइटिंग से इंस्पायर मत होइएगा। हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी करने वाले हैं। जो समकालीन विविधतापूर्ण और जटिल समाजों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, अगली लाइन बढ़ाइएगा, इस दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति का केंद्रीकरण न तो व्यक्ति में होता है और न ही किसी एक विशेष समूह में होता है। बल्कि शक्ति का वितरण समाज के विभिन्न समूहों में होता है। समाज के विभिन्न समूहों में होता है। तो यानी कि ये जो बहुलतावादी हैं, ये अब देखिए, ये विकेंद्रीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो जब ये कहते हैं कि एक व्यक्ति नहीं, एक समूह नहीं, बल्कि समाज के जितने भी समूह हैं सब में तरफ, यानी कि ये बहुतों में जो है शक्ति को जो है वितरित कर देते हैं। तो इसलिए जो है हम ये मानेंगे कि यह बहुलतावादी समाज है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है।
अब जरा इसी को अगले पैरे में लिखिएगा कि बहुलतावादियों ने संप्रभुता की एकलवादी मान्यता को अस्वीकार कर दिया। इनके अनुसार राज्य समाज का सेवक है, मालिक नहीं। तो ये जब प्रधानमंत्री वगैरह बोलते हैं कि मैं प्रथम प्रधानमंत्री नहीं, नेहरू जी का बड़ा फेमस कोटेशन है कि मैं प्रथम प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रथम प्रधान सेवक हूं, तो वो कहीं न कहीं इस बहुलतावादी मान्यता की तरफ ही लेकर के जाते हैं। बहुलतावादी समाजों में अंतिम संप्रभुता हमेशा जनता में निहित होती है, जैसा कि हमारे भारतीय समाज संविधान में कहा गया है कि हम भारत के लोग। तो जैसे ही वो शब्द उठाते हैं कि हम भारत के लोग, तो उसके कहने का मतलब यही है कि संप्रभुता अंतिम रूप से जो है सभी भारतीयों में निहित है। ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज, किसी एक क्षेत्र, किसी एक भाषा के लोगों में निहित नहीं है। इसको जरा और स्पष्टीकरण करिएगा, क्योंकि आधुनिक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्यों में, क्योंकि आधुनिक उदार लोकतांत्रिक राज्यों में शक्ति का वितरण अनेक समुदायों में होता है। शक्ति का वितरण अनेक समुदायों में होता है। बहुलतावादियों ने राज्य की नैतिक सर्वोच्चता को भी खंडित किया। कि राज्य ही सबसे बड़ा है और राज्य की बात हर हाल में मानना चाहिए। इस नैतिक सर्वोच्चता का भी खंडन जो है बहुलतावादियों ने किया। तो बहुलतावादियों ने राज्य की नैतिक सर्वोच्चता का भी खंडन किया। अच्छा, ये नैतिक सर्वोच्चता, इसका जो है प्रतिपादक कौन रहा है, अगर कौन अधिक रहा है, इसके बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसके जो है प्रमुख प्रतिपादक में हीगल को आप मेंशन कर सकते हैं, बल्कि आप लिख भी सकते हैं कि नैतिक सर्वोच्चता का प्रतिपादन हीगल जैसे विचारकों ने किया था। इसका प्रतिपादन किसने किया है? हीगल जैसे विचारकों ने किया है। इनके नैतिक ऐसे बना लीजिए, बहुलतावादी यह मानते हैं कि लाइन थोड़ा सा जो है एडजस्ट करेंगे हम। बहुलतावादी मानते हैं कि राज्य की इस नैतिक सर्वोच्चता का परिणाम, राज्य की इस नैतिक सर्वोच्चता का परिणाम सर्वाधिकारवाद
और निरंकुशता के रूप में। जैसे कि कई सारे जो है समाजों में आप देखेंगे कि राज्य 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 राज्य, वो कभी झंडा को तो कभी सेना को बहाना बना करके जो है वो सब कुछ अपने हाथ में सीमित कर लेना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं आप क्या खाओगे, वो आपको बताना चाहते हैं आप क्या पहनोगे, वो आपको बताना चाहते हैं कि किस भाषा में बोलोगे। तो जब इस तरह की बात, और वो क्यों आता है, क्योंकि आपके मन में ये विश्वास जगाया जाता है कि राज्य जो है वो सर्वोपरि है। तो इस यही कहते हैं कि नैतिक सर्वोच्चतावाद का जो परिणाम है वह अंततः सर्वाधिकार और निरंकुशतावाद के रूप में परिवर्तित होता है, रूप में परिवर्तित होता है। लिख लिया? आगे जरा लिखिएगा, बहुलवादी राज्य के मूल मान्यताकारों में कौन किसका किसका नाम लिया जा सकता है? अपर्णा, कैन यू नेम फ्यू बहुलतावाद के लिए? लस्की, लिंडसे, बार्कर, मैकाइबर। या दैट्स गुड। लास्की का नाम लिख लिया, लिंडसे का नाम लिख लूं आपने बोला, और किसका लिख लूं? बार्कर और मैकाइबर है। महिला का एक नाम लिख लेता हूं, फॉलेट। फॉलेट ठीक है। आप इन्हीं का नाम ले रही थी ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था स्पष्ट तौर से। मैकाइबर भी बोला था, मैकाइबर। ठीक है, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा कि, आगे लिखिएगा इसी में, इन्होंने कहा कि समाज में समूहों का अस्तित्व, इन्होंने कहा कि समाज में समूहों का अस्तित्व समाज में समूहों का अस्तित्व न तो राज्य द्वारा निर्मित होता है और न ही यह राज्य पर आधारित होता है। क्लियर है? आगे लिखिएगा, बहुलवादियों के अनुसार विधि या कानून राज्य की आज्ञा का परिणाम नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की आज्ञा का परिणाम नहीं होता है, बल्कि यह सामाजिक औचित्य का परिणाम है। क्या? विधि, बल्कि विधि सामाजिक औचित्य का परिणाम है।
अगर यहीं पर रुक करके थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन देखिए, तो जब प्रोफेसर डायसी जब वो ये कहते हैं कि विधि के शासन को स्पष्ट करते हैं, विधि के शासन के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं प्रोफेसर डायसी, तो प्रोफेसर डायसी इस बात को कहते हैं कि मूल अधिकार संविधानों की वजह से नहीं है, या मूल अधिकार संविधानों की देन नहीं है, बल्कि अधिकार संविधानों के पहले की है। हालांकि भारत में यह बात लागू नहीं होती है। भारत में जो अधिकार या मूल अधिकार है वह संविधान की देन है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लिए जब डायसी समझाते हैं तो डायसी कहते हैं कि अधिकार जो संविधानों की देन नहीं है। यह ठीक उसी तरह की लाइन है कि विधि राज्य की आज्ञा का परिणाम नहीं होता है, यानी कि राजा जैसा चाहेगा वैसा कानून नहीं बनेगा, बल्कि जो समाज को एक साथ लेकर के चलने के योग्य होगा राज्य उससे बनेगा। यह बात सही है? इतना क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़िए जरा। बहुलवादियों ने यह भी माना कि लोग राज्य की आज्ञा का पालन भय के कारण नहीं, अपितु सामाजिक भलाई के लिए करते हैं। अपितु सामाजिक भलाई के लिए करते हैं। यानी कि राज्य से डर जो है वह आज्ञा पालन का काम नहीं है, बल्कि लोग समझते हैं कि अगर कानून का पालन किया जाएगा तो खुद उनका और उनके समाज का भला इसी में है। जरा पैरा चेंज करके लिखिएगा कि लास्की ने अपनी रचना ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में स्पष्ट कहा कि समाज संघात्मक है, इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। इनके अनुसार, यानी कि लास्की के अनुसार, इनके अनुसार संप्रभुता एवं सर्वोच्च राज्य की कल्पना संप्रभुता एवं सर्वोच्च राज्य की कल्पना
संकट काल की देन है। यह आधुनिक राज्य में शांति निर्माण के भी प्रतिकूल है। यह आधुनिक राज्य में शांति निर्माण के भी प्रतिकूल है। यह आधुनिक राज्य में शांति निर्माण के भी प्रतिकूल है। आगे लिखिएगा, इसलिए आधुनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन भी करिएगा। इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक बहुलवादी समाजों में संप्रभुता की कल्पना निरर्थक है। संप्रभुता की कल्पना निरर्थक है। अब यहीं पर एक और जो है दार्शनिक का नाम हम लोग ले लें। ये क्या किया मैंने, मैकाइवर। मैकाइवर ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य विधि का शिशु एवं पिता दोनों है। राज्य विधि का शिशु यानी कि बच्चा भी है और बाप भी है। इनके अनुसार विधि के द्वारा ही राज्य का निर्माण किया जाता है। विधि के द्वारा ही राज्य का निर्माण किया जाता है। इसलिए राज्य विधि का शिशु हुआ और फिर राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। यानी यहां पर विधि राज्य को जन्म दे रहा है और यहां पर राज्य विधि को जन्म दे रहा है। तो राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। इसलिए राज्य विधि का पिता भी है। इसलिए राज्य विधि का पिता भी है।
ठीक बात है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? नए नए स्टूडेंट्स, यद्यपि, आगे लिखिएगा, यद्यपि यहां यह बिंदु उल्लेखनीय है कि, यद्यपि यहां यह बिंदु उल्लेखनीय है कि बहुलवादी सिद्धांत कार्य, बहुलवादी सिद्धांत कार्य, सिद्धांतकार अन्य समूहों की तुलना में, सिद्धांतकार अन्य समूहों की तुलना में राज्य को प्राथमिकता प्रदान करते हैं, राज्य को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। यह राज्य की समन्वय एवं, यह राज्य की समन्वय एवं सामंजस्यकारी, यह राज्य की समन्वय एवं सामंजस्यकारी, समन्वय एवं सामंजस्यकारी भूमिका को स्वीकार करते हैं, समन्वय एवं सामंजस्यकारी भूमिका को स्वीकार करते हैं। परंतु राज्य की सर्वोच्च भूमिका को, परंतु राज्य की सर्वोच्च भूमिका को स्वीकार नहीं करते हैं, राज्य की सर्वोच्च भूमिका को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए बहुलवादी अराजकतावादी कदापि नहीं है, इसलिए बहुलवादी अराजकतावादी कदापि नहीं है। बल्कि यह मूलतः उदारवादी है, बल्कि यह मूलतः उदारवादी है, बल्कि यह मूलतः उदारवादी है, जो राज्य की भूमिका को, बल्कि यह मूलतः उदारवादी है जो राज्य की भूमिका को तटस्थ और, जो राज्य की भूमिका को तटस्थ और निष्पक्ष रूप में मानते हैं, तटस्थ और निष्पक्ष रूप में मानते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो आगे हम ले लें। यस सर। तो बहुलवाद को आगे चल करके 9 बहुलवादियों ने बढ़ाया, यानी कि परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो इसमें लिखिए जरा
कि आधुनिक बहुलवादियों को नव बहुलवादी भी कहा जाता है। आधुनिक बहुलवादियों को नव बहुलवादी भी कहा जाता है। सिर्फ वीडियो गायब हो रही होगी, ऑडियो तो आ रहा होगा प्रॉपर। आधुनिक बहुलवादियों को नव बहुलवादी भी कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से लोगों का नाम ले सकते हैं हम लोग? अपर्णा? रॉबर्ट ढाल और चार्ल्स लिंडलाम। जिसमें रॉबर्ट हॉल और चार्ल्स लिंडलाम के नाम उल्लेखनीय हैं। इस सिद्धांत के मानने वालों के अनुसार आधुनिक औद्योगिक राज्य अत्यधिक जटिल हैं, तथा ये आम लोगों के प्रति कम अनुक्रियाशील हैं, यानी उनके प्रति कम संवेदनशील होते हैं। नव बहुलवादी समाज में अनेक समूहों को स्वीकार करते हैं, विशेषकर रॉबर्ट ढाल ने अमेरिकी समाज में शक्तियों के बहुलवादी वितरण को स्वीकार किया। इनके अनुसार
प्रत्येक समूह शक्ति की प्राप्ति के लिए, प्रत्येक समूह शक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, निरंतर प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। रॉबर्ट ढॉल द्वारा चित्रित, आगे लिखेगा इसमें ही, रॉबर्ट ढॉल द्वारा चित्रित बहुलवाद स्पष्ट रूप से, बहुलवाद स्पष्ट रूप से मार्क्सवाद से भिन्न है, स्पष्ट रूप से मार्क्सवाद से भिन्न है। लिखते जाओ श्वेता बेटा, जो छूट गया वो बाद में चर्चा होगी। सर अभी का मतलब ये टॉपिक पूरा हो जाए तो फिर करते हैं ना। ठीक ठीक ठीक। रॉबर्ट ढॉल द्वारा चित्रित बहुलवाद स्पष्ट रूप से मार्क्सवाद से भिन्न है, क्योंकि बहुलवादी उदारवादी विचारकों के अनुसार, क्योंकि बहुलवादी उदारवादी विचारकों के अनुसार समाज में राजनैतिक और आर्थिक शक्ति का विभाजन पाया जाता है। जबकि मार्क्सवादियों के अनुसार अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होगा, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होगा। और मार्क्सवादियों ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व, यानी कि उनके सुपीरियर होने को, अधिनायकत्व को भी स्वीकार किया। अब यहीं पर अगर चर्चा करें तो परंपरागत बहुलवादी और नव बहुलवादी में क्या अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि परंपरागत बहुलवादियों ने, पैरा चेंज करके लिखेगा कि परंपरागत बहुलवादियों ने समाज की शक्तियों को विभिन्न समूहों में वितरित माना। जबकि नव बहुलवादी
वाणिज्यिक समूहों को यानी जो व्यापार वगैरह वाले होंगे को अन्य समूहों या समुदायों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि जो परंपरागत बहुलवादी हैं वो क्या कर रहे हैं कि विभिन्न समूहों में शक्ति को वितरित मानते हैं, यानी कि किसी को भी जो है ज्यादा ताकतवर नहीं मानते हैं, जबकि नव बहुलवादी जो है इस अवधारणा के विपरीत जाकर के वाणिज्यिक समूहों को अन्य समूहों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर मान लेते हैं। क्लियर है यहां तक के पॉइंट्स? तो आज के लिए बस इतना ही मेरे पास था, क्योंकि अब नया टॉपिक मैं आज छोड़ूंगा नहीं। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था, मैं आप लोगों के लिए पहला सवाल लेकर के आया हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले सवाल को लिखने के बजाय उसके अप्रोच पर मुझसे चर्चा करिएगा। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? यस सर। श्वेता? हाँ जी सर, तैयार है। तो लिखो प्रश्न। किसी भी नीचे लिखूं, कहीं और लिखूं? प्रश्न कहीं और लिखना, पूरा उत्तर भी लिखेगी। पेज ले लिखूं ना? हाँ सर 1 मिनट फिर। मैं तब तक लिख रहा हूं। हाँ, 20वीं सदी में बीसवीं सदी में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की धारणाओं की व्याख्या करें, यह प्रश्न है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसको लेकर के आप क्या अप्रोच देंगे, अप्रोच इसको कैसे जो है डिवाइड करेंगे हम, लिखने का अप्रोच क्या होगा? पहले सर इसके जो प्रारंभ कहाँ से हुआ राजनीतिक सिद्धांत वो थोड़ा लिखेंगे, फिर इसमें क्या कमियां आई जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। इसमें जैसे 2 बार पतन हुआ तो सर उसको भी लिख सकते हैं। पहला जो दार्शनिक जो थे, मतलब परंपरागत उपागम थे, उनके वजह से, फिर व्यवहारवाद में मूल्य की उपेक्षा करने की वजह से दोबारा पतन हुआ। और क्या इसमें किया जा सकता है? सर जो आपने पूरा लिखवाया था अल्फ्रेड कॉगन वाला, रॉबर्ट ढाल मृतप्राय हो चुका है, वो पूरा लिख देंगे सर। उसके रीजन लिख लेंगे सर, क्या क्या किस वजह से हुआ है और किस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद आया, उसने सबको सॉल्व किया। इन दोनों के बीच में एक था प्रॉब्लम। लिखो जरा।
सर जब ये मतलब लिखेंगे पतन पतन के कारण, आपने एक लाइन लिखवाई थी हम्म 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 कि हम्म। मतलब पतन के बाद इसका फिर से उत्थान हुआ, तो क्या वो नहीं लिखा जाएगा बीच में कहीं? क्यों नहीं लिखा जाएगा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल मजे से लिख सकते हैं। पहले मैं चाहता हूं कि इसको अप्रोच बनाइए, मैं 1 मिनट में मैं चाहता हूं कि पहले जो है कीवर्ड्स को फाइंड आउट करिए और फिर आप लोग लगाइए कि कौन कौन से फिलोसफर्स आप उसमें या विचारक आप उसमें लिखेंगे। तो पहले मुख्य तत्व लिखिए, फिर विचारक लिखिए, पहले ये फ्रेम आउट करिए। और आप चाहें तो उसका जो है फोटो खींच करके मुझे तुरंत शेयर भी कर सकते हैं, आप करिए। मान लीजिए 15 नंबर का है, तो आपने पहले इसको जो है कीवर्ड्स ढूंढ लीजिए कि क्या क्या है। और हमने माना कि हम इसको जो है 250 शब्दों में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग बताओगे मुझे? सिर्फ और सिर्फ इतना बता दो कि कीवर्ड्स क्या है इसके। पहले यही चीज फाइंड आउट कर लीजिए। कोई भी आंसर लिखने से पहले सबसे पहले कीवर्ड्स को बना लीजिए कि कीवर्ड्स क्या क्या होंगे। 20वीं सदी। ओके, दूसरा राजनीतिक सिद्धांत। उसके बाद तीसरा पतन बना लेते हैं। पहले उसको करने देना जब वो बोले ये तो। हाँ, अपना बोल। पतन। तो की पॉइंट यही हो जाएंगे, फिर उसको हम लोग मतलब विस्तार दे सकते हैं। पतन की अवधारणाएं। धारणा। यस है ना, ये हो गए हमारे पास। और इसमें जो है मेन पोर्शन हमें क्या रखना है, पतन की अवधारणा। तो अगर हम फ्रेम करेंगे तो सबसे पहले जो है हम 1 से 2 लाइन में राजनीतिक सिद्धांत को डिफाइन कर दें। यस सर।
फिर उसके बाद जो है 20वीं सदी में पतन की अवधारणाएं आ रही हैं, तो उसको लिख दे। और फिर कौन कौन से जो है दार्शनिकों को या विचारक हमको जो है यहाँ पर रखने हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स रखने हैं, उन पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम रख दे। तो किसका किसका नाम रखेंगे अपने लोग? अल्फ्रेड कॉबन, अल्फ्रेड कॉबन और डेविड ईस्टन। शुरुआत यहीं से करें। Yes, sir. फिर दूसरा कौन सा लेंगे? अल्फ्रेड अल्फ्रेड कॉबन। फिर लास्ट लेट भी ले सकते हैं, उन्होंने कहा था मृत प्राय हो चुका है। और किसको ले सकते हैं? कंक्लूड किसके साथ करें? जर्मीनो। हाँ जर्मीनो, डांटे जर्मीनो। हाँ बोल रहा। सर 250 से ज्यादा नहीं हो जाएगा इतने में? नहीं तो संभाल के लिखना है हमको, और क्या। कैसे कंट्रोल करेंगे, वो तो बह जाते हैं ना, थोड़ा रुकना पड़ेगा, कैसे होगा फिर वो बताइए। तो शब्द कम करो इनके, केवल मेन मेन पॉइंट्स को रखो। या तुम चाहो तो अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो लॉसलेट को हटा भी सकती हो, तुम केवल ईस्टर्न को ले लो, कॉबेन को ले लो, जर्मिनो को ले लो। पर मेरे हिसाब से अगर लिखना होता तो ईस्टर्न को भी लेते, कॉबेन को भी लेते, लॉसलेट को भी लेते, जर्मिनो को भी लेते, और जर्मिनो से पहले जो है मैं इसमें जो है लियो स्ट्रॉस को भी लेता। ये बोल रही थी। लियो स्ट्रॉस तुम बोली थी। तुम्हारी आवाज बहुत कम आती है, तो वैसे भी तुम सर पता नहीं ईयरफोन से प्रॉब्लम होगी, पता नहीं। नहीं, तुम क्लास में ही कौन सा इतना बोल लेती थी कि तुम्हारी आवाज आती? तो बोलते तो थे। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया कि तुम आईपीएस नहीं चुन रही हो। ठीक है। ऐसा ही है सर। ऐसा नहीं है सर, बोलते हैं ऐसा, स्पीच वगैरह भी देते हैं। अब तो तुम्हारे घर वाले समझे, स्पीच वगैरह देती हो। चलो अच्छा ठीक है। ओ आप इसको शुरू करो। इसको कैसे लिखोगे? मैं तुम लोग को टाइम दूं लिखने के लिए? यस सर। सर 2 मिनट में आप लोग एक बार पूरा देख सकते हैं सर, एक बार तो फिर देख लो, अभी तो शुरुआत कर रहे हो, देख लो। हाँ श्वेता, तुम कुछ कर रही हो? कुछ नहीं सर। नहीं, कुछ हो तो बोल ना। नहीं, बात नहीं बोलना कुछ। तुम्हें अगर श्वेता लगता है कि ज्यादा फिलोसफर रहने से ज्यादा जो है वर्ड्स भाग रहे हैं, तो तुम कम कर सकती हो। अगर इसमें मेन चुनना हो तो मैं 3 का सजेस्ट करूंगा, ईस्टर्न, कॉबेन और जर्मिनो। तुम 3 को ले लो, काम हो जाएगा। नहीं, ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि मतलब इम्पोर्टेंट सब है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे अगर बह गए तो? अदरवाइज देखो, मुझे एक चीज लगता है कि अगर बढ़ने का डर हो तो तुम पहले राजनीतिक सिद्धांत क्या है, अगर इस सवाल में तुम इसको ना भी लिखो, जैसे अगर कोई 1-2 लाइन में लिखता है तो ठीक है। अगर बिना राजनीतिक सिद्धांत लिखे तुम केवल यहां से शुरू कर दो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 20वीं सदी में राजनीतिक विचारकों के मध्य यह चर्चा थी कि राजनीतिक सिद्धांत अब अपने पतन पर हैं, और तुम यहीं से सीधे सीधे शुरू कर दो तो भी तुम्हारा उत्तर उतने ही नंबर देगा जितना कि राजनीतिक सिद्धांत को लिखने से। राजनीतिक सिद्धांत के लिखने से ना तो कुछ तुम्हारे नंबर ऐड होंगे, ना तो तुम्हारे नंबर डिस्ट्रैक्ट होंगे, मतलब डिडक्ट होंगे। तो तुम्हें चुनना होगा, और ये लिखते लिखते रहने से ही जो है यह अवधारणा जन्म लेगी तगड़े से। बहुत दिनों का मैंने राइटिंग भी नहीं की है ना, तो इससे हो सकता है। तो करो अब। हाँ, या तुम लोग घर से करके लाओगे, बाद में करके मुझे मैं भेजोगे? मैं करके लिख के देती हूँ आपको। तुरंत नहीं, मतलब कितने बजे तक? 12 बजे तक। अपर्णा, एक और सवाल दे दूं? हाँ
मांग लीजिए, 12 बजे तक मैं आपको मतलब व्हाट्सएप टेलीग्राम जो होगा। अपर्णा का क्या कहना है? सर अभी भी लिख सकते हैं सर। अपर्णा के पास फुल कॉन्फिडेंस, अभी तुरंत वो कर देगी। है तो अच्छी चीज है ना ये। मेरे मतलब मेरा मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ हो गया तो डांट तो पड़ेगी। होने दो गड़बड़, ठीक है ना। चलो एक प्रश्न और ले लेते अपने लोग। ये भी उतने मिले रहे 300 शब्द में। थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं इसके लिए। अभी मैं बिल्कुल यूपीएससी की शब्द सीमा में नहीं बात रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि कलम खुले अब। श्वेता तुम नहीं लिख रही हो? अभी तो सर ये क्वेश्चन लिख रही थी बट लिख, अब जा रही हूँ लिखूंगी। पहले ये वाला लिखूंगी फिर पहले वाला लिखूंगी, ये वाला जल्दी हो जाएगा। ठीक है। सर अभी लिखें? जो तुम लोग चुनो, मैं तुम लोग के ऊपर ही निर्भर है सब। सर आप बता दीजिए। सर एक हाँ, काम 12 करते हैं बजे कि वाला बिना कर मतलब दीजिए। में बैठ करके टाइम ही हम लोग वो करेंगे, कंज्यूम करेंगे। बाद में भी जो इसको देखना चाहेगा उसका डेटा कंज्यूम करेगा। तो मुझे लगता है कि इसके जो है कीवर्ड्स पर काम कर लिया जाए कि कीवर्ड्स इसके क्या क्या हैं। यस सर, यस जी। सर। तो कीवर्ड्स में क्या क्या लेंगे हम? राजनीतिक सिद्धांत, और ये तीनों विचारधाराएं इनकी। तुलनात्मक अध्ययन, इसका फ्लो चार्ट क्या बनेगा? विचारक से ज्यादा इसमें। परंपरागत को खोल देंगे। हाँ बेटा, परंपरागत जो विचारधारा उनको खोल सकते हैं सर। हाँ हाँ, दार्शनिक हो जाएगा, इतिहासवादी। पहले इसमें जो है हम लोग कैसे लिखेंगे? राजनीतिक सिद्धांत। हाँ जो तो इसको पहले डिफाइन करेंगे, फिर इसमें हम परंपरागत को लेंगे,
परंपरागत में पहला पॉइंट हम क्या लेंगे, इसकी विशिष्टता लेंगे। विशिष्टता में इसको हम क्या लेंगे कि मूल्य परक था ये, यस यही ना। अब इस परंपरागत के जो है हम डिवीजन को ले लेंगे, तो कौन सा आएगा? दार्शनिक, हाँ, ऐतिहासिक, एक मिनट में दर्शनात्मक, दार्शनिक, फिर ऐतिहासिक, वैधानिक, हम्म, संस्थागत, हम्म, हम्म, बस करें, चार ही रखें अनुभवजन्य भी, क्या? अनुभवजन्य वाला है। अनुभवजन्य जब तुम आओगी तब तो आधुनिक हो जाएगा ना। फिर उसमें लॉग वगैरह भी, मतलब मैंने लिखा है तो उसमें अलग से मतलब लिख सकते हैं, लॉग वगैरह का था जो लॉक और बेंथम का। परंपरागत में यस सर, इम्पेरिकल करके था। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बचना इस चीज से। जब ये तुलनात्मक अध्ययन होगा ना, यस एकदम कसम खा के बचना बेटा, यस सर, है ना, क्योंकि वो फिर तुम्हें आधुनिक का जो है तुम अंतर कैसे करोगी। यस सर। तो फिर इसमें क्या क्या लेंगे हम लोग, कुछ छूट रहा है? संदर्भिक, हाँ, कौन सा लेंगे? संदर्भ, फिर इसके बाद जो है हम लोग आधुनिक को लेंगे। और आधुनिक में किसको किसको लेंगे? आधुनिक की जो विशिष्टता क्या लिखेंगे? वैज्ञानिक, तथ्यपरक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिकता, तथ्यात्मक या तथ्यपरक होना, अनुभवजन्य होना, ठीक है ना। इस काल की विशिष्टता रही है। इसमें कौन कौन सा लेंगे हम? व्यवहारवाद, श्वेता, व्यवहारवाद, फिर नव व्यवहारवाद, फिर प्रत्यक्षवाद, हाँ प्रत्यक्षवाद, मूल सापेक्षतावाद, देखो अगर अनुभव वाला लोग है ना, तो फिर ये अंतर क्लियरिटी नहीं आएगी। तुम इस बात को समझ रहे हो ना? हाँ, और फिर क्या लेंगे? समाजशास्त्रीय, समाज शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, हम्म, फिर तीसरा कौन सा होगा? समीचीन, समीचीन। श्वेता कहाँ गई? अच्छा, गायत्री अब आ गई। समीचीन, समीचीन की विशिष्टता, इसमें तथ्य और मूल दोनों, तथ्य और मूल्य का संगम। समन्वय, कौन कौन सी इसमें लेंगे समीचीन में? उत्तर आधुनिकतावाद, हालांकि इसमें अच्छा मनोवैज्ञानिक लिख लिया है, उत्तर आधुनिकता वाद और उत्तर उपनिवेशवाद।
हैं? हाँ यस सर। ये दोनों एक नहीं है। हालांकि मैंने उत्तर आधुनिकतावाद नहीं कराया, तो आप चाहो तो छोड़ भी दो। उत्तर आधुनिकतावाद स्पष्ट रूप से एक जो है विचारधारा नहीं है, इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद बहुलवाद। बहुलवाद, इसके बाद नारीवाद वगैरह है सर। हाँ, नारीवाद, पर्यावरणवाद, नौ बहुलवाद। तो मेरे हिसाब से इतने से पूरा उत्तर तैयार हो जाएगा, और इन दोनों ही उत्तरों में आपको कंक्लूजन देने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट? हाँ जी जी सर। तो ये दोनों लिख करके मुझे कल भेजोगे? कल क्या रात तक भेज देंगे? मुझे तो लगता है रात तक मैं भेज दूंगी। रात तक में भेज देना, पर कल परसों मतलब सैटरडे संडे मंडे 3 दिन क्लास नहीं होगी। ठीक है? हो सकता है कि मैं कुछ और क्वेश्चन भेज दूं टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है। सही रहेगा? जी यस। तो आज के लिए बस खुदा हाफिज। सर क्लास जो है भेज दीजिएगा, हम तब तक नोट्स अपना तैयार कर लेंगे। मेरा बहुत छूट गया आज। अभी भेज देता हूँ, अभी लगा देता हूँ, 1 घंटे में हो जाएगा तो भेज दूंगा। सर है सर, इसमें कुछ और पॉइंट्स हम लोग कर सकते हैं क्या ऐड? मतलब जैसे हम लोगों ने सिर्फ उसके प्रकार बताए हैं और उसकी विशेषता, कुछ और हो सकता है क्या? नहीं लॉन्ग नहीं हो जाएगा फिर इससे? इतनी में हो जाएगा। नहीं, और क्या ऐड कर सकते हो अपर्णा? क्या करना चाहते हो? वही सोच रहा अभी सर, दिमाग में नहीं। नहीं, और कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? इतना पर ही हमारे पास लिखने के लिए पर्याप्त है। और किसी भी विचारधारा को 1-2 लाइन से ज्यादा बहुत अधिक डिफाइन करने की आवश्यकता भी नहीं है। 1-1, 2-2 दार्शनिक, 1-1, 2-2 उनकी लाइंस, बस ऐसे लिखते चले जाएंगे, हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट ही बना देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना? बाकी तो सिर्फ पन्ना भरना है। ठीक है, तो रखें फिर आज? कुछ और पढ़ा दीजिए सर। नहीं बेटा, जब तक अगर कुछ और टच कर देंगे तो फिर 3 दिन का गैप हो जाएगा ना। ठीक है सर। तो ये ज्यादा बेहतर है कि आज के लिए यहीं पे रोक दें, फिर हम लोग न्याय से शुरू करेंगे और न्याय को फिर और गहरे में उतारेंगे। अब ट्यूसडे से क्लासेज ना? हाँ, 3 दिन नहीं रहूंगा, सैटरडे संडे मंडे। मैं तुम्हारे ही करीब आ रहा हूँ। अयोध्या में आपका स्वागत है। स्वागत है। ठीक है, चलो ओके, प्रणाम सर। प्रणाम।